Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करें हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। हमें पता है इसमें स्टोरी कि कैसे एक लड़की थी जिसने अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया था, है ना। और उसी की डायरी को जो है बाद में उसके फादर ने पब्लिश किया करवाया अलग अलग लैंग्वेजेस में, और वही आज हमें एक चैप्टर के रूप में पढ़ने को मिला था। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें अच्छे से पता है। आज इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए इस चैप्टर में हुआ क्या था। तो इन दिस लेसन एन ए टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली एंड हैविंग नो वन टू टॉक टू डिस्पाइट बीइंग surrounded by family and around 30 people whom she called her फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस लेसन में हमने देखा कि एने बताती हैं कि वो कितनी लोनली थी, जबकि उनके पास हर कोई था, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, है ना, लेकिन किसी से भी वो अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर पाती थी। दस शी टेक्स द डिसीजन ऑफ राइटिंग हर फीलिंग्स इन अ डायरी। उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनको जो भी फील होगा वो सारी चीज़ें वो कहाँ लिखेंगी, एक डायरी में लिखेंगी। It is unusual for her to write in a diary, but she is really in need of a true friend. ये उनके लिए बहुत मतलब कहते हैं ना कि मतलब उनके लिए नॉर्मल बात नहीं थी डायरी में लिखना, लेकिन उन्हें सच में कोई ऐसा दोस्त चाहिए था जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। Thus, she decides to name her Kitty, and unlike other people, she is not going to mention just facts in it. She starts with writing her background to make it easier to understand for anyone who reads it later। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं जैसे लोग डायरी में फैक्ट्स वगैरह लिखते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उन्होंने डायरी को नाम भी दिया। ठीक है, उन्होंने उसको क्या नाम दिया, किटी। ठीक है, डायरी का नाम क्या था, किटी। और उन्होंने उसमें क्या कि मैं इसमें हर चीज़ लिखूंगी और साथ में अपना पूरा स्टार्टिंग से बैकग्राउंड बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, ताकि जो भी उसको ही पढ़े बाद में मेरी डायरी को, उसको सब चीज़ें समझ आ सके जैसे कि हमको आई थी। She describes her family and early childhood when they all migrated, her early schooling. After giving a brief account of her background, she comes to the present day where she tells us about the result day। ठीक है, अब वो जो है सब कुछ बताती है अपनी फैमिली के बारे में, अपने बचपन के बारे में कि हम कैसे कहाँ से क्या माइग्रेट करके आए, है ना। उसके बाद वो स्कूल के बारे में बताती है, फिर फाइनली वो रिजल्ट डे के बारे में बात करती हैं। Everyone in the class is nervous about their result, and boys are even making bets. Hannah was quite sure about herself and her friends। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात करती है आगे की रिजल्ट डे था, सब लोग जो है परेशान थे कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और लड़के तो बैट्स भी लगा रहे थे कि हम पास होंगे तुम नहीं होगे ऐसे। बट मैं काफ़ी श्योर थी खुद को और अपने किसको, फ्रेंड्स को लेकर। शी हैड अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट हर मैथ्स प्रोफेसर who was constantly annoyed at her for her talking habits। उनकी सारी टीचर से अच्छी बनती थी, सिर्फ एक टीचर को छोड़ के, जो कौन से थे उसके मैथ्स के टीचर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में। Thus he started giving her punishments in the form of essay on weird topics such as chatterbox, to which she replied with full wit। ठीक है, इसलिए वो उन्हें पनिशमेंट भी देते थे और ऐसे ऐसे टॉपिक पे निबंध लिखने को बोलते थे जो उसकी हैबिट से रिलेट करता था, जैसे चैटर बॉक्स, और उस पे लेके एने भी काफ़ी बुद्धि के साथ अपना जवाब देती थी। She wrote essays that were funny and explained that this was a trait that she inherited from her mother and not much could be done about it। वो ऐसे ऐसे लिखती थी जो फनी थे और साथ में ये चीज़ बता सके कि भाई ये हैबिट उनके अंदर उनकी मदर से आई है ना। और ये जो है, जो क्या है कि भाई ये हैबिट मेरे पास मेरी मदर से है और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। He kept on giving her essays until she wrote a satire. After that third and last assignment, Mr. Keesing never pointed her out for talking। उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे तो वो और एसेज लिखने को देते थे। बट जब फाइनल ऐसे लिखा उसने एने ने एक पोम के रूप में, तब मिस्टर कीजिंग को भी अच्छा लगा और उसके बाद उन्होंने कभी फिर एने को दोबारा बात करने के लिए डांटा नहीं या पनिश नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस चैप्टर का ओवरव्यू। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लो अब।
इस पार्ट में एने परिवार और लगभग 30 लोगों से घिरे होने के बावजूद अकेले रहने और बात करने के लिए किसी के पास नहीं होने की बात करती है, जिन्हें वह उसे दोस्त कहती है। इस प्रकार वे अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखने का निर्णय लेती है। उसके लिए डायरी में लिखना असामान्य है, लेकिन उसे वास्तव में एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। इस प्रकार वह अपनी डायरी का नाम किटी रखने का फैसला करती है और अन्य लोगों से विपरीत वह इसमें केवल तथ्यों का उल्लेख नहीं करने जा रही है। वह अपनी पृष्ठभूमि लिखने के साथ शुरू करती है ताकि बाद में इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसे समझना आसान हो सके। वह अपने परिवार, प्रारंभिक बचपन और प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का वर्णन करती है। अपनी पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण देने के बाद वह आज के दिन में आती है जहां वह हमें रिजल्ट डे के बारे में बताती है। कक्षा में हर कोई अपने रिजल्ट को लेकर घबराया हुआ है और लड़के बेट्स भी लगा रहे हैं। एनी अपने और अपने दोस्तों के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थी। उसके गणित के प्रोफेसर को छोड़कर सभी शिक्षकों के साथ उसका अच्छा समीकरण था। गणित के प्रोफेसर उसकी बात करने की आदतों के लिए लगातार उससे नाराज थे। इस प्रकार उन्होंने चैटरबॉक्स जैसे अजीब विषयों पर निबंधों लिखने के लिए रूप में दंड देना शुरू कर दिया, जिसका उसने पूरी समझदारी से जवाब दिया। उसने ऐसे निबंध लिखे जो मज़ेदार थे और समझाया कि ये ऐसा गुण है जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिला है और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। जब तक उसने व्यंग्य नहीं लिखा तब तक वे उसे निबंध लिखने की सज़ा देते रहते। उस तीसरे और आखिरी असाइनमेंट के बाद मिस्टर कीजिंग ने कभी भी उसे बात करने के लिए रोका नहीं, बल्कि वे खुद भी उसकी कहानियों पर हंसने लगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन भी दे दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो उसको याद करने। ठीक है, चलो अब इसकी थीम देख लो चैप्टर की। The story is based upon the theme of loneliness and the inability of being comfortable with others. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इसकी मेन थीम क्या है, अकेलापन और एक इनेबिलिटी कि आप किसी के साथ मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, है ना। द राइटर मिसेज हैविंग अ ट्रू फ्रेंड एंड गेट्स अ डायरी एज हर कॉन्फिडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हुई है कि जो हमारी ऑथर हैं, जो राइटर है हमारी एन ए, वो एक सच्चा फ्रेंड मिस कर रही है जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर करे। ठीक है, और वो क्या करती है फिर एक डायरी को ही अपना दोस्त बना लेती है जिससे वो सारी बातें कर सकें। The lesson also shows the narrator's intelligence and talkative nature and how tactfully she handles her annoyed teacher. ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात ये भी दिखाई जाती है कि एने जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और कितना मतलब इजीली उसने अपने टीचर को हैंडल किया और उन्हें समझाया कि ये जो उसका बोलना है, बात करना है, उसकी हैबिट को वो चेंज नहीं कर सकती और फाइनली वो अपने टीचर को भी इस बात के लिए मना लेती है और फिर वो उसे दोबारा कभी पनिश भी नहीं करते हैं। ठीक है, थीम हो गई इसकी। थीम के बाद इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स होते हैं कि आपके दिमाग में कोई थॉट्स चलना है ना, विचार चलना। लिस्टलेस, जब आप किसी बारे में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस चीज़ को लेकर, है ना, सूचिहीन हम कह सकते हैं इसको। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग कि भाई आप कोई डीप थॉट में, जैसे म्यूजिंग हो गया है ना, म्यूजिंग समझो ब्रूडिंग का सिनोनिम है कि आप कोई डीप थॉट में, किसी डीप विचार में खोए हुए हो। प्रॉम्प्टेड, किसी चीज़ को प्रोवोक करना, उकसाना। कन्फाइड, कन्फाइड कि आप किसी को विश्वास करके कोई बात बता रहे हो, कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हो, है ना। लायबल, लायबल कि भाई यहाँ पे देखो लायबल के भी अलग अलग मीनिंग है, लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ा हमने उसमें लायबल का मीनिंग क्या है, उस चीज़ की संभावना होना, पॉसिबिलिटी होना। सॉलेम, सॉलेम गंभीरता से, कोई सिंसेरिटी से कोई चीज़। डेडिकेशन, आपकी डिटर्मिनेशन, समर्पण। टेक्ड, कोई चीज़ जो दाव पे लगी हुई हो। प्लीडिंग, किसी से विनती करना। आउटबर्स्ट, एकदम गुस्सा हो जाना, है ना, वो वाली चीज़। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग्स हो गए। अब इसके पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो, उसमें पहला है आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाला। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनए फ्रेंड। ठीक है, मतलब एनए के लिए ये जो राइटिंग लिखना था डायरी में वो अजीब क्यों था, ये आपको बताना है। तो राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक एज शी नेवर हैड अ डायरी एंड इट वाज अ गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे। इससे पहले उनके पास कभी कोई डायरी मतलब नहीं थी ऐसे जिसमें उन्होंने लिखने की कोशिश की हो, इसलिए काफ़ी स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस था उनके लिए। She considered it her best friend on which she relied the most and with whom she shared all her ups and downs. ठीक है, उसको उसने अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया था जिससे वो हर बात शेयर करती थी और बिना किसी जजमेंट के
जो है फीलिंग शेयर करती थी। व्हाई डज एने वांट टू कीप अ डायरी? एने को डायरी रखने की नीड क्यों फील हुई? एने ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस, सो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन एंड पेन she wants to keep a diary in which she finds a true friend, as she has hardly any friends whom she could confide in. एने काफ़ी अकेला फील करती थी और उन्हें जो है ऐसा लगता था कि उनके ऊपर बहुत बोझ बनती जा रही हैं चीज़ें, तो अपनी फीलिंग्स, अपना दिल हल्का करने के लिए उन्होंने डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, है ना? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिस पे वो कन्फाइड कर सकें, मतलब उनमें जो है विश्वास करके उन्हें कोई बात वो बता सकें। व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? एने को ऐसा क्यों लगा कि वो डायरी में ज़्यादा अपनी चीज़ें बात कर सकती हैं रादर देन लोग? एने फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल टू लिसन टू हर प्लाइट। एने को ऐसा लगा कि जो पेपर है, जो कागज़ है, उसमें ज़्यादा सब्र है, ज़्यादा पेशेंस है, जो भी मैं बात या मेरी जो भी दुर्दशा है वो अगर मैं बताऊँगी तो। So it was easier for her to write all kind of thoughts which she had in her mind. तो इसलिए उनको जो है डायरी ज़्यादा ईज़ी लगी अपने सारे थॉट्स, चीज़ें बताने के लिए। हर पर्सनल डायरी वाज़ नॉट मेंट फॉर एनीवन एल्स टू रीड, और क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनल डायरीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आप किसी दूसरे को नहीं रीड करने देना चाहते, इसलिए उन्हें यहाँ पर मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था अपनी डायरी में कि वो यहाँ जो चाहे लिख सकते हैं, लिख सकती हैं, कोई उन्हें जज नहीं करेगा। व्हाई डज एने प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? एने जब अपनी डायरी लिखती हैं तो उसमें वो अपनी लाइफ का बैकग्राउंड पहले क्यों बताती हैं? By providing the brief sketch of her life, Anne wants to give an overview of her family, relatives, and her age. This helps the reader to develop a connection with the author. ठीक है, वो इसलिए बताती हैं कि भाई वो अपने पेरेंट्स के बारे में, उन्होंने कहाँ से क्या पढ़ाई की, उनकी लाइफ क्या थी, ताकि हम उनसे कनेक्ट कर सकें, जैसा कि हम कर पाए थे इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। What tells you that Anne loved her grandmother? ऐसा क्या इंस्टांस था इस चैप्टर में जिससे आपको ये पता चला कि वो अपनी ग्रैंडमदर से बहुत प्यार करती थी? Anne lived with her grandmother for some time while her parents settled down in Holland. ठीक है, settled. एने पहले अपनी दादी के साथ ही रहती थी, है ना? जब उनके पेरेंट्स जो हैं वो सेटल डाउन हो रहे थे, है ना? क्योंकि वो एक-एक करके वही माइग्रेट हो रहे थे, तो इसलिए। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, शी राइट्स इन हर डायरी। वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, वो डायरी में लिखती थी, नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। उन्होंने जब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी तो वो डायरी में ये बात भी लिखती है, किसी को नहीं पता कि मैं कितना अपनी दादी को मिस करती हूँ, उनके बारे में सोचती हूँ और कितना उनसे अभी भी प्यार करती हूँ। ऑन हर 13th बर्थडे बाय लाइटनिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर शी शोज हर लव फॉर हर। अपने 13वें बर्थडे पे वो एक कैंडल अपनी ग्रैंडमदर के लिए जलाती हैं, जिससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा प्यार उनसे करती थी। व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एने? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? मिस्टर कीजिंग जो है वो एने से परेशान क्यों थे और फिर उन्होंने एने को क्या करने को बोला? मिस्टर कीजिंग वाज अनॉयड विद एने बिकॉज़ शी वाज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत बातें करती थी क्लास में। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एसेस टू कीप हर साइलेंट एंड द टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर। अब वो क्या करते थे, उसे पनिशमेंट देने के लिए उसे एसेज लिखने को देते थे, निबंध लिखने को देते थे, और टॉपिक हमेशा ऐसा होता था जो एने के खुद के नेचर के ऊपर होता था, जैसे बहुत बात करने वाली, है ना, चैटर बॉक्स, ये वाले वो टॉपिक्स उसे देते थे। हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे? अपने निबंध में वो कैसे इस बात को जस्टिफाई करती हैं कि वो चैटर बॉक्स क्यों है? तो एने जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर essay by explaining that it is due to her mother who was also very talkative and nobody could do anything about their inherited traits. तो वो कैसे जस्टिफाई करती हैं अपना टॉकेटिव होना, कि भाई मेरी जो मदर है वो भी इतनी टॉकेटिव है और मुझे ये चीज़ उनसे विरासत में मिली है और इसको तो कोई नहीं बदल सकता, जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो नो, मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज अ टीचर डिड समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो मिस्टर कीजिंग बिल्कुल भी कोई बुरे या स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, वो सिर्फ क्या करना चाहते थे, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के लिए काम करना चाहते थे। एनी टीचर वुड बी अनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप्स ऑन टॉकिंग इन द क्लास। कोई भी जो है गुस्सा हो जाएगा, अगर अभी मैं भी तुम्हें पढ़ा रही हूँ और तुम जैसे चैट में बातें करते रहते हो, तो मुझे भी कभी कभी गुस्सा आता है कि भाई पढ़ लो, पढ़ने के लिए आए हो तुम, चैट करने के लिए नहीं आए हो, है ना? तो वही यहाँ पे भी मिस्टर कीजिंग का सेम यही था। सेकेंडली, इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनीज फनी आर्ग्यूमेंट।
अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो वो एनए को कभी भी जो है उसकी जो भी वो लिखती है ऐसे, उस पर हँसते नहीं या उसको परमिशन नहीं देते बाद में कि वो बात करती तो उसको कुछ नहीं। तो वो स्ट्रिक्ट और बैड टीचर कहीं से भी नहीं थे। व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एने टू टॉक इन क्लास? ऐसा क्या हुआ था कि फिर मिस्टर कीजिंग ने अलाउ कर दिया था एने को क्लास में बात करने के लिए? Anne's last essay in the form of a poem showed Mr. Keesing the lighter side of a naughty child. It helped bridge the generation gap between the teacher and the student. Anne ने जो लास्ट पोम लिखी थी वो डक्स के बारे में, उसने क्या किया, मिस्टर कीजिंग को ये रियलाइज कराया कि वो एक नॉटी बच्ची है, उसका कोई इंटेंशन बुरा नहीं है, और इस पोम से क्या हुआ कि जो जनरेशन गैप था दोनों के बीच वो भी कहीं न कहीं कम हुआ और उन्होंने भी उसको समझने की कोशिश की, इसलिए उसे फिर बाद में अलाउ कर दिया गया। अब इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले देखो। वाज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल? ठीक है, क्या एने सही थी जब वो ये बात कहती थी? तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या एने सही थी जब वो ये कहती कि जो दुनिया है वो इंटरेस्टेड नहीं होगी मेरे एक छोटे से बच्चे के विचारों में? तो यस, एने वाज राइट व्हेन शी सेड सो बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड द वर्ल्ड बिकॉज़ दे आर टू इमैच्योर फॉर द वर्ल्ड। तो ये बात सही है क्योंकि ऑब्वियसली जो एडल्ट होते हैं वो बच्चों की बातों पे इतना ध्यान नहीं देते, उनके नज़रिए को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, है ना? But Anne Frank has become one of the most discussed of all Holocaust victims. Her diary has been translated into many languages. लेकिन एने फ्रैंक की जब ये सारी जो बातें देखी गई तो वो एक ऐसी हॉलोकॉस्ट विक्टिम जो टाइम था जो चल रहा था उनके साथ हुआ था ना, जो हिटलर वाला टाइम और ये सब बातें जो हुई थी, है ना, नाजीज्म वाला। तो उसमें जो भी विक्टिम्स थे उनको हॉलोकॉस्ट विक्टिम बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर उनकी तरफ से तो राइट था कि हाँ भाई लोग नहीं सुनते, बट लेकिन उनके मरने के बाद उनकी जब ये बुक पब्लिश हुई तो इसको बहुत लोगों ने पढ़ा और डिस्कस किया। There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Anne diary different? ठीक है, हमने जो बिफोर यू रीड वाला सेक्शन था उसमें और भी इसकी जर्नल एंट्री थी। तो एने ने जो लिखा उसको कंपेयर करना है, और ये जो एने की जो डायरी थी वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी थी ये बताना है, और उसकी डायरी किस तरीके से अलग थी वो बताना है। So Anne's diary was entirely different from most of the example given before the text. It was somewhere closer to the memoir in which the name of Raj Kapoor has been mentioned. It was originally written in Dutch. It has informal tone which executes the character nature of a teenager. तो एनी की जो डायरी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी दूसरे एग्जाम्पल से, है ना, जो इसमें हमने बिफोर यू रीड में जो जर्नल्स पढ़े थे उससे। ये कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं इसको राज कपूर के लिए जो मेमोर लिखा गया था, और ये जो थी डायरी वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी ओरिजिनली, और इसकी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी इनफॉर्मल थी, जो ऑब्वियसली पता चलता है कि हाँ एक टीनेजर ने, एक छोटी बच्ची ने लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स को करना है। समझ आ गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट देखो। Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? उन्होंने अपनी पूरी फैमिली का एक स्केच क्यों दिया यहाँ पर स्टोरी में? क्या वो किटी को एक इंसाइडर मानती थी, घर का मानती थी या बाहर का मानती थी? Anne gave an introduction of her family in the diary because it was hard to make other realize that a 13 years old teenager could write about her loneliness. ठीक है, एने ने अपनी फैमिली और सब चीज़ों का स्केच इसलिए दिया क्योंकि ये लोगों के लिए मानना बहुत मुश्किल था कि एक 13 साल की लड़की भी अकेली हो सकती थी और उसे एक डायरी की नीड पड़ रही थी अपनी फीलिंग्स लिखने के लिए। Kitty was an outsider which was gifted by her parents on her 13th birthday, but she considered it her best friend and treated it as an insider. Kitty एक आउटसाइडर थी क्योंकि उसे गिफ्ट किया गया था 13th बर्थडे पे, बट एने ने उसे एक इंसाइडर की तरह ट्रीट किया, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। How does Anne feel about her father, her grandmother, Mr. Cuprous and Mr. Keesing? What do these tell you about her? वो अपने फादर, अपनी दादी, मिस्टर क्यूपरस और मिस्टर कीजिंग को के बारे में क्या फील करती थी, और उससे आपको उसके बारे में क्या पता चलता है एने के बारे में?
Anna is fond of memories of her father, grandmother, Mrs. Cupress, and Mr. Keesing, who have left indelible impressions on her mind and affected her life a lot. ठीक है, एने के लिए एने के पास बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं इन सब लोगों के लिए, क्योंकि इन सारे लोगों ने उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी बनाई है और काफ़ी अच्छे impressions छोड़े हैं. The way she represents all of them in her diary reveals that Anne was very good at understanding people and at developing interpersonal relations. जिस तरीके से वो डायरी में इन सब के बारे में बात करती है, उससे एने के बारे में ये पता चलता है कि वो काफ़ी अच्छे से लोगों को समझ सकती है और उनसे काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी बना सकती है. व्हाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट ऐसे? जो पहला ऐसे उसको पनिशमेंट के रूप में दिया गया था, उसमें उसने क्या लिखा? तो मिस्टर कीजिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स एज पनिशमेंट. मिस्टर कीजिंग ने उसे पनिशमेंट में एक ऐसे लिखने को बोला था और टॉपिक क्या था उसका? चैटर बॉक्स. In the essay, she accepted the drawbacks of being talkative but argued that it was in her genes as her mother was also very talkative. उसने अपने ऐसे में ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हाँ टॉकेटिव होना बुरी बात है, लेकिन साथ में आर्ग्यू भी किया, अपना जो ट्रेट था उसे जस्टिफाई भी किया कि ये मेरे अंदर मेरी मदर से आई है ये जीन और इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती. इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप द हैबिट एंड इट वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट्स ट्रेट. इवन मिस्टर कीजिंग लाव्ड एट द आर्ग्यूमेंट शी हैड गिवन. ठीक है, और इस पे जो है मिस्टर कीजिंग भी हंसते हैं कि देखो तो सही इस बच्ची का दिमाग कैसा इसने मुझे जवाब दिया है. Anna says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? Anna बोलती है कि टीचर्स जो हैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनके हमें पता ही नहीं होता वो क्या करेंगे नेक्स्ट. तो क्या मिस्टर कीजिंग भी अनप्रिडिक्टेबल थे? तो एने took perfect example of Mr. Keesing as an unpredictable teacher because Mr. Keesing seemed to be indifferent towards Annie's behavior. Earlier he laughed but later he allowed Annie to talk in the class post reading her essays. तो एने ने बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल दिया मिस्टर कीजिंग का कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि पहले तो हमें क्या लगा कि वो एने को डांट रहे हैं या उसको उससे उन्हें मतलब इरिटेशन हो रही है, बट बाद में हमने देखा कि वो जो है उसके ऐसे पर हंस भी रहे थे और उसको जो है साथ में क्या किया उन्होंने, अलाउ भी किया, ठीक है, बाद में बात करने के लिए. व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एन एफ फ्रैंक एज अ पर्सन? अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वो एन एफ फ्रैंक के बारे में क्या बताते हैं एज अ पर्सन, वो आपको बताना है. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. वो अपने दोस्तों को लेकर बात करती है कि मुझे नहीं समझ आता कि क्यों मैं उनके क्लोज नहीं हो पाती और शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं उन पर भरोसा नहीं कर पाती. तो इससे हमें पता चलता है कि एने बहुत रिजर्व थी. रिजर्व की जल्दी किसी पर यकीन ना करना, जल्दी किसी से कंफर्टेबल ना होना. आई डोंट वांट टू जॉक ऑफ down the facts in this diary the way most people would but I want the diary to be my friend. मैं इसमें उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लिखना चाहती जैसे लोग लिखते हैं. मैं इस डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ. तो इससे पता चलता है कि एने बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट थी. Margaret went to Holland in December and I followed in February. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. Margaret Holland मुझसे पहले चले गई थी दिसंबर में, अपनी सिस्टर की बात कर रही है, मैं फेब में गई थी. तब मुझे टेबल पे एक ऐसे बर्थडे प्रेजेंट के लिए रख दिया गया था मार्गरेट के लिए. तो यहाँ पे शी इज़ ह्यूमरस, मतलब फनी वे में बात कर रही है. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. अगर आप मुझसे पूछो तो ये मतलब ये जो क्लास है इसमें बहुत सारे डमीज़ हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, जिन्हें क्लास में ही रोक लेना चाहिए. लेकिन टीचर्स जो हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं. इसका मतलब क्या है कि एन इंटेलिजेंट है, उसको समझ आता है, उसको समझ है कि लोगों को कैसे अंडरस्टैंड करना है. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब वो कहती है ना कि भाई कि चलो हाँ अगर ऐसे ही लिखना है तो मैं बड़ा बड़ा लिख के स्पेस छोड़ के भर दूँ पेज, लेकिन ट्रिक ये है कि ऐसे ऐसा लिखो कि सामने वाला आर्ग्यू ही नहीं कर पाए उस बात पे. तो इसका मतलब उसके अंदर क्या था, सेंस ऑफ प्रॉपरिटी थी और एक कन्विंसिंग एटीट्यूड था लोगों को कन्विंस करने का. ठीक है, इस तरीके से अगर आ जाए तो आपको यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी बतानी है अलग अलग.
चलो अब इसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देख लो। पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, वो देख लो। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ आपको एक उसमें से एक्सट्रैक्ट दिया गया है चैप्टर में से। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। ठीक है, यहाँ पे वो बात करें कि मिस्टर कीसिंग को जब मैंने फर्स्ट ऐसे दिया तो वो उस पर हंसे, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट लेसन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट दे दिया। दिस टाइम आई वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। ठीक है, उन्होंने फिर से मुझे लेसन दे दिया, ऐसे दे दिया, मैंने लिखा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही फाइनली हैड इनफ and if Frank as a punishment for talking in class write an essay entitled quack 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 said mistress chatterbox। लास्ट में जब वो बहुत परेशान हो जाता है एने की बातों से, तब वो उसे देते हैं कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें इस पर ऐसे लिखना है, और टॉपिक क्या होता है, क्वैक 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 said mistress chatterbox। तो इसके हिसाब से अब हमें क्वेश्चंस आंसर्स करने। Why do you think Mr. Keesing chose the title An Incorrigible Chatterbox for NA to write on? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने An Incorrigible Chatterbox नाम दिया था, है ना, और यही टाइटल उन्होंने दिया एनए को लिखने के लिए, ताकि एनए वुड एक्सप्रेस हर इनेबिलिटी टू एलेबोरेट ऑन सच अ टॉपिक। दिस वॉज अ टफ टॉपिक फॉर हर टू अपोलोजाइज एंड नॉट रिपीट हर टॉकेटिव बिहेवियर एनए टू एक्सप्लोर हर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो उन्होंने क्यों पहले चैटर बॉक्स दिया, फिर एक इनकरेजेबल चैटर बॉक्स क्यों दिया, ताकि एनए को अपनी गलती रियलाइज हो और वो माफ़ी मांगे और अपने टॉकेटिव बिहेवियर पर काम करे, इसलिए वो दोबारा से यही वाला टॉपिक दे देते हैं। ठीक है, What does had a good laugh imply in the context of Mr. Keesing? ठीक है, जो एक had a good laugh वाली चीज होती है उसका क्या मतलब है मिस्टर कीजिंग के कॉन्टेक्स्ट में? It means that he celebrated his ability to make Anne write the essay, ridiculed Anne in front of the whole class, pulled up Anne for her arguments in the essay, was laughing heartily in a positive sense। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि क्या वो खुश हो रहे थे कि उन्होंने एनए को लिखने पे मजबूर किया, या फिर वो जो है एनए को सबके सामने बेइज्जत करना चाहते थे, या फिर एनए का मजाक उड़ाना चाहते थे, या फिर वो खुश होकर पॉजिटिव सेंस में हंस रहे थे? तो वो खुश होकर हंस रहे थे, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। What convincing argument was made by Anne? Anne ने क्या convincing argument दिया? She was talking just like any other student in class, कि जैसे दूसरे बच्चे बात करते हैं वैसे ही तो बात करती हूँ। She had the right to be talkative as it was a classroom and not a prison। क्या उसने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई उसके पास राइट है बात करने का क्योंकि ये कोई क्लासरूम है, जेल नहीं? या फिर she had inherited the trait from her mother so couldn't stop being talkative? या फिर वो ये बोलती है कि उसको ये ट्रेट उसकी मदर से मिला और वो इसको चेंज नहीं कर सकती? या फिर वो ये बोलती कि शी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू बी क्वाइट लाइक द अदर्स एज शी कुडंट चेंज हरसेल्फ। तो वो क्या बोलती है, क्या आर्ग्यूमेंट देती है कि भाई उसको ये ट्रेट अपनी मदर से मिली और वो इसको चेंज नहीं कर पा रही है? Based on this extract, pick the option with the list of words that best describe Mr. Keesing। Mr. Keesing के लिए इनमें से कौन से वर्ड सही हैं जो उन्हें डिस्क्राइब करें? जॉवियल और क्रिएटिव, स्ट्रिक्ट और इनोवेटिव, टॉलरेंट एंड स्ट्रिक्ट, इनोवेटिव और जॉवियल। तो क्या थे वो? स्ट्रिक्ट और इनोवेटिव। ठीक है, दूसरा एक्सट्रैक्ट देखो। पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स, bored and listless, wondering whether to stay or go out. Finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a difference। ठीक है, यहाँ पे वो बात करेंगे भाई पेपर में ज़्यादा पेशेंस है लोगों के मुकाबले। ठीक है, और ये मैं उस दिन कहती हूँ जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा बैठ के बोर हो रही होती हूँ, सूचिहीन होती हूँ, सोच में पड़ जाती हूँ, है ना। तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। व्हेन डिड एनी थिंक दिस? वो कब कहती है ये बात? जब वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही होती है। एने डजंट प्लान टू लेट एनीवन एल्स रीड हर डायरी एज। ठीक है, एने जो है वो ये प्लान नहीं करी होती कि कोई उनकी डायरी पढ़े। क्यों? क्योंकि शी इज सीक्रेटिव अबाउट हर लाइफ, क्योंकि वो अपनी लाइफ को सीक्रेट रखना चाहती हैं, या इट्स अबाउट हर इंटीमेट फीलिंग्स, या वो उनकी अपनी फीलिंग्स हैं इसलिए। शी इज़ अनविलिंग टू शेयर इट विद एनीवन, या फिर वो चाहती नहीं किसी से शेयर करना, या फिर शी वॉन्ट्स टू चेरिश दीज मोमेंट्स हरसेल्फ। तो वो इनको खुद इंजॉय करना चाहती थी इसीलिए। ठीक है, pick out the sentence that brings
out the meaning of brooding as used in the extract. ठीक है, ब्रूडिंग का जो मीनिंग निकल कर आया इस सेंटेंस में सही, जो उस एक्सट्रैक्ट में सेम मीनिंग यूज हुआ है वो, तो वो सेंटेंस कौन सा है? ही वॉज ब्रूडिंग ओवर द मैटर एंड टुक अ लॉन्ग टाइम टू डिसाइड, क्योंकि ब्रूडिंग का मतलब क्या है? किसी सोच में पड़े रहना, तो उसका सही वाला कौन सा आएगा? सी। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। इसके एमसीक्यूज देखो। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट? ठीक है, उनको क्या सब्जेक्ट दिया गया था जिसपे उन्हें लिखना था? ठीक है, क्या सब्जेक्ट था जिसपे उन्हें लिखना था? नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग और नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग। किस पे लिखना था? बात करने पे, है ना, चैटर बॉक्स वाली चीज पे। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द ऐसे रिटन बाय एन? जो एन ने टॉपिक ऐसे लिखा था, उसका टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स। हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर? ठीक है, एन अपने फादर के लिए क्या कहती थी? कि वो बहुत ज्यादा अडोरेबल हैं। ठीक है, माई अडोरेबल फादर। हु इज एनेज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? एने का लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन था जिसके लिए उसने बहुत इंतजार किया था? हर डायरी। हाउ डज शी वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी? वो अपनी डायरी कैसे स्टार्ट करना चाहती थी? अपना इंट्रोडक्शन देकर। ऑन विच डेट डिड एने रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीजिंग क्लास इन हर डायरी? किस डे, किस डेट पे उन्होंने मिस्टर कीजिंग वाला जो इंसिडेंट था वो अपनी डायरी में लिखा? तो किस दिन लिखा था उन्होंने? 12 जून 1942 को। इन विच सिटी वेयर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर? कहाँ पे भेजा गया था उनको? आकेन में भेजा गया था। ठीक है, आकेन। Who was the only survivor from Anne's family? एने के फैमिली में से सिर्फ कौन बचा था? बाकी सब मर गए थे। कौन बचा था? एने के फादर। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एने हैव? एने के कितने सिबलिंग्स थे? तो एने के अलावा सिर्फ एने की सिस्टर थी मार्गोट, तो वन सिबलिंग। इन वॉट वे, ये शॉर्ट आंसर्स हैं अब इसके। इन वॉट वे डिड एनेस डायरी बिकम द मोस्ट वाइडली रीड बुक? किस तरीके से एने की जो डायरी थी वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई थी? द डायरी ऑफ एने provides a close examination of her daily life. Her original work was in Dutch language. Then there came several films, television and theatrical productions of her diary. तो कैसे बनी कि भाई एक बहुत अच्छा क्लोज एग्जामिनेशन था उसकी लाइफ का, और ये डच में थी, फिर उसको अलग अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया, फिर कुछ फिल्म्स बनाई गई, टेलीविजन पे भी आने लग गए, और कुछ और थिएट्रिकल मतलब प्ले भी होने लगे। इस तरीके से ये मोस्ट वाइडली रेड बुक बन गई। वाई डिड एन फील लाइक राइटिंग? क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है कि एन को लिखने की नीड क्यों पड़ी, या फिर एन रोट इन हर डायरी टू गेट थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। लिस्ट एनी टू रीजंस वाई गेटिंग थिंग्स ऑफ वंस चेस्ट इज रिकमेंडेड बाय काउंसलर्स एज थेराप्यूटिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन या तो ऐसा आ सकता है कि एन को लिखने की नीड क्यों पड़ी डायरी में, या दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई एन ने डायरी में अपना जो भी बर्डन था दिल हल्का करने के लिए लिखा। तो ऐसे कोई दो रीजंस दो कि जो थेरेपी में भी जाते हैं ना लोग, तो वो लोग भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप डायरी में लिखो। तो एने हैड नो रियल फ्रेंड, एने का कोई रियल फ्रेंड नहीं था। इवन शी हैड अ ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, सो शी फेल्ट लाइक राइटिंग, क्योंकि उसे अपने दिल की सारी बातें लिखनी थी, इसलिए उसने राइटिंग करना शुरू किया। दो शी हैड अ विम दैट नन वुड टेक इंटरेस्ट इन हर व्यूज बिकॉज ऑफ हर स्मॉल एज। ठीक है, जबकि उन्हें यह भी पता था कि वो इतनी छोटी सी है तो कोई उनकी बातों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा, बट वो अपने दिल की बात करने के लिए, अपना दिल हल्का करने के लिए उन्होंने राइटिंग शुरू की। एने वॉज नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। आओ, एने अकेली नहीं थी इस दुनिया में। कैसे? एने वॉज नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड, शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year old सिस्टर। ठीक है, उसके बहुत अच्छे प्यार करने वाले पेरेंट्स थे, एक 16 साल की उसकी बड़ी सिस्टर थी। शी हैड अ डीप इंटीमेसी विद 30 पीपल, शी कुड कॉल देम फ्रेंड्स। उसके ऑलमोस्ट 30 ऐसे लोग थे जिन्हें वो दोस्त बोल सकती थी। शी हैड अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ स्वीट होम। उसकी एक पूरी अच्छी फैमिली थी, प्यार करने वाली आंटीज थी, और एक प्यारा सा घर था। इसलिए एने जो थी अलोन नहीं थी इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, वॉट वर एनेस थॉट्स ऑन हैविंग अ ट्रू फ्रेंड? एने के क्या थॉट थे कि एक सच्चा फ्रेंड क्या होता और कैसा होना
चाहिए। तो एनिस थॉट दैट वन कुड हैव अ गुड टाइम विद अ ट्रू फ्रेंड। एने का ये मानना था कि सच्चा दोस्त वो है जिसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सके। फ्रेंडशिप ब्रिंग्स क्लोजनेस एंड हेल्प्स इन कन्फाइडिंग इन ईच अदर। फ्रेंडशिप जो है वो क्लोजनेस लाती है और विश्वास दिलाने में मदद करती है एक दूसरे के ऊपर। दो वी कैन टॉक अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स विद एनीबडी एल्स टू, क्योंकि हम बाकी जो नॉर्मल दोस्त हैं उनके साथ तो ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं, बट एक सच्चा दोस्त वो है जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकें। What did Anne tell about her father? Anne अपने father के बारे में क्या बताती है? Anne said that her father was the most adorable man. He married at the age of 36 and her mother was 25 at that टाइम। एने बताती है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं, क्योंकि सब लड़कियों के लिए अपने पापा दुनिया के सबसे प्यारे पापा होते हैं। और वो बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो वो 36 ईयर्स के थे और मेरी मदर 25 ईयर्स की थी। What shows that Anne was deeply in love with her grandmother? आप क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है कि भाई ऐसा, ये देखो एनसीईआरटी में भी था क्वेश्चन, है ना, कि क्या चीज़ थी जिसने दिखाया कि वो अपनी मदर ग्रैंडमदर से कितना प्यार करती है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ग्रैंडमा हैड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन एनेज हार्ट, एक्सप्लेन। ग्रैंडमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी एने के दिल में, उसको एक्सप्लेन करो। तो एने लव्ड हर ग्रैंडमदर फ्रॉम द कोर ऑफ हर हार्ट। वो अपने दिल से ग्रैंडमदर को प्यार करती थी। शी डाइड इन जनवरी 1942 बट एने स्टिल वेंट ऑन लविंग हर। उनकी डेथ हो गई थी जनवरी 1942 में, लेकिन एने तब भी उन्हें उतना ही प्यार करती थी। When her birthday was being celebrated, a special candle was lit for her as well. जब एने का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो अलग से एक ग्रैंड माँ के लिए भी कैंडल जलाई गई थी, जो ये दर्शाता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ को कितना प्यार करती थी। Our entire class is quacking in its boots. Explain with reference to from the diary of Anne Frank. ठीक है, एने कहती है ना कि हमारी जो पूरी क्लास है वो क्वैक कर रही थी अपने बूट में, मतलब सब घबराए हुए थे। इसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है जो हमने स्टोरी पढ़ी उसके कॉन्टेक्स्ट में। Anne Frank was sent to Montessori Nursery School. There she stayed till the 6th form. ठीक है, एने को कहाँ भेजा गया था पढ़ने के लिए? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, वहाँ उसने 6th फॉर्म तक पढ़ाई करी। हर टीचर मिसेस क्यूप्रस वाज द हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, और वहाँ की प्रिंसिपल कौन थी? मिसेस क्यूप्रस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर द फेयरवेल फंक्शन वाज अरेंज्ड। इट वाज अ टीयरफुल फेयरवेल विद द हेड मिस्ट्रेस। फिर जब स्कूल का साल ख़त्म हुआ तो एक फेयरवेल हुआ वहाँ पर, और जो था काफ़ी रोने धोने वाला था, क्योंकि वो अपनी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूप्रस उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। एनी वॉज एडमिटेड टू अ स्कूल। फिर उसे एक दूसरे स्कूल में डाला गया। देयर वर 9 टीचर्स, अमंग देम 2 वर फीमेल्स एंड द रेस्ट वर द मेल टीचर्स। वहाँ पे 9 टीचर्स थे जिसमें से सिर्फ 2 फीमेल टीचर्स थी और बाकी सारे मेल टीचर्स थे। The meeting was going on among the teachers. They had to decide who would be moved up to the next form and who would be kept back. तो उन टीचर्स के बीच मीटिंग चल रही थी कि किस बच्चे को आगे भेजा जाएगा नेक्स्ट क्लास में और किन बच्चों को वापस इसी क्लास को पढ़ना होगा। दिस वॉज अ मूवमेंट ऑफ नर्वसनेस फॉर द एंटायर क्लास। इसीलिए पूरी क्लास घबराई हुई भी थी। दे वर अनसर्टेन अबाउट देयर फेट। वो अपना फेट, अपना भविष्य को सोचकर काफ़ी अनसर्टेन थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। इवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड स्टैक्ड देयर सेविंग इन बेट्स। कितने स्टूडेंट ने तो अपनी जितनी भी सेविंग्स थी, पैसे थे, उनको दाव पे लगा रखा था बेट में। देयर वर सम ऑफ द डमीज हु कुड बी केप्ट बैक। कुछ बच्चे ऐसे थे तो जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना ढंग से नहीं आता था, हो सकता था उन्हें पीछे रोक लिया जाए। ऑल द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड अबाउट देमसेल्व्स। इवन एने वाज नॉट श्योर ड्यू टू मैथमेटिक्स, सो द एंटायर क्लास वाज क्वेकिंग इन इट्स बूट। सब बच्चे जो हैं कंफ्यूज थे अपने बारे में, इवन एने भी थी, क्योंकि उसकी मैथ्स वाले सर से बनती नहीं थी, है ना, और इसलिए सारी की सारी क्लास जो थी वॉज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब घबराई हुई थी। From the diary of Anne Frank, throw light on teacher-student relationship, class atmosphere and discipline. जो हमने ये पढ़ी डायरी ऑफ एने फ्रैंक, उसके हिसाब से टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बताना है हमें, क्लास का एटमॉस्फेयर क्या था ये बताना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एंड हाउ फॉर दीज वैल्यूज आर नेसेसरी फॉर लर्निंग इन लाइफ। ठीक है, इस बारे में पैराग्राफ लिखना है कि जो स्कूल के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं, कितने नेसेसरी हैं हमारी लाइफ में। From the diary of Anne Frank describes the teacher-student relationship, class atmosphere and discipline. Anne Frank, who talks a lot in the class, gets punished by Mr. Keesing, a maths teacher. तो यहाँ पे देखो क्लास के एटमोसफेयर की, टीचर रिलेशनशिप की, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की और डिसिप्लिन की बात हुई है। तो एने को जो है मिस्टर कीजिंग पनिश करते थे क्योंकि एने बहुत ज़्यादा बोलती थी उनकी क्लास में।
He asked her to write essays as punishment is learning in disguise because he wanted her to focus on studies. वो उसको ऐसे लिखने के लिए ऐसे बोलते थे ताकि उसे ऐसा लगे कि उसे पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन पीछे क्या हो रहा था कि भाई वो उसको जो है ये सिखा रहे थे कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, इसलिए वो लिखने को भी उससे निबंध ही देते थे. ही कैन नॉट बी ब्लेम फॉर द पनिशमेंट एज ही डिड इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनए. उन्हें ब्लेम नहीं किया जा सकता पनिशमेंट के लिए क्योंकि वो एनए के अच्छे के लिए ही ये कर रहे थे. द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज वेरी रेस्पेक्टफुल एंड एक्यूरेट. ठीक है, टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें बहुत ज़्यादा सम्मान करना होता है टीचर का. इट इज़ अबाउट डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनर्स विच इज़ एसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट एज वेल एज टीचर. अदरवाइज बोथ टीचिंग और लर्निंग कुड हैम्पर. ठीक है, देखो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में. अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. इसीलिए आपको अर्ली स्टेज से ही सिखाया जाता है और हम मोस्टली चीज़ें हमारे स्कूल में ही सीखते हैं. तो वहाँ ज़रूरी है कि हम डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, स्टूडेंट्स भी और टीचर भी, ताकि आप अच्छे से फोकस कर सको और आपका डेवलपमेंट अच्छा हो. This relationship is clearly shown in Mr. Keesing and Anne Frank actions as they both try to joke with each other but in a very humorous and healthy manner. So this healthy relationship is needed everywhere in the class for effective teaching and learning. देखो ऐसा होना चाहिए कि ना तो मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्ती यारी वाला हो गया टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, नहीं. ना ही बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ बोलने में भी कतराओ. टीचर को भी मतलब ऐसा थोड़ा सा नर्म, मतलब होता है ना, स्ट्रिक्ट और नर्म वाला व्यवहार रखना चाहिए जिससे बच्चा आपसे बात कर सके खुल के, आपको चीज़ें बता सके और उससे क्या होगा कि वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा कि हाँ नहीं यार ये सर तो अच्छे हैं, हमारे साथ नरमी कर लेते हैं, तो वो आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे. तो आपको ऐसा स्टूडेंट और टीचर को अपना रिलेशनशिप बनाना चाहिए कि उसमें रिस्पेक्ट भी हो और साथ में हल्की-फुल्की सी दोस्ती भी हो. ठीक है? तो यहीं पे यही बात हुई है और यही हमें एने फ्रैंक और मिस्टर कीजिंग के रिलेशनशिप में भी दिखा. राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एने फ्रैंक. एने फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिखना है या फिर हाउ डू यू असेस एनेस कैरेक्टर. आपको एने का कैरेक्टर कैसा लगा और उसको डिस्क्राइब करना है. तो एने वॉज अ सेंसिबल 13-year-old गर्ल दो शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड 30 फ्रेंड्स शी वॉज लोनली. एने काफ़ी सेंसिबल लड़की थी, है ना. अब उसके पेरेंट्स थे अच्छे, उसके 30 दोस्त थे, फिर भी वो कहीं ना कहीं अकेली थी. शी कुड नॉट शेयर हर इनरमोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स विद हर फ्रेंड्स. वो अपने अंदर के इंटीमेट थॉट्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, इसलिए वो अकेली थी. शी न्यू दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड हर नीड टू कीप अ डायरी. किसी को ये भी नहीं समझ आएगा कि भाई एक 13 साल की लड़की को डायरी रखने की ज़रूरत क्या है. Ryan was very caring and loving. She adored her father. एन ठीक है, ये एन. Anna was very caring and loving. She adored her father. She loved her grandma and often thought of her after her death. वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और लविंग लड़की थी. वो अपने फादर को बहुत प्यार करती थी, अपने ग्रैंडमा को बहुत प्यार करती थी. उनके मरने के बाद भी वो उन्हें बहुत याद किया करती थी. शी वॉज क्वाइट मेच्योर फॉर हर एज फॉर शी न्यू दैट नो वन वुड हैव टाइम फॉर द थॉट्स ऑफ अ 13 years old. वो अपनी एज के हिसाब से काफ़ी समझदार थी. इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस मेच्योरिटी दैट शी कुड नॉट कन्फाइड इन हर फ्रेंड्स. और शायद यही समझदारी थी जिसकी वजह से वो अपने एज के दोस्तों से कोई बात शेयर नहीं कर पाती थी. शी वॉज वेरी टॉकेटिव एंड वॉज ऑफ्टन पनिश्ड बाय हर मैथ्स टीचर, येट शी वॉज इंटेलिजेंट एंड हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. ठीक है, वो जो थी काफ़ी ज़्यादा बातूनी थी और उसके टीचर उसे काफ़ी बार जो है पनिश भी करते थे, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और उसका काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था. शी कन्विंस्ड हर टीचर विद हर आर्ग्यूमेंट्स. अल्टीमेटली ही टुक द जोक एंड डिड नॉट पनिश हर एनीमोर. उसने अपने टीचर को कन्विंस कर लिया था अपने आर्ग्यूमेंट से और फाइनली उसके टीचर ने भी समझा और फिर आगे उसको कभी दोबारा बात करने के लिए पनिश भी नहीं किया. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कैरेक्टर स्केच आ जाए या आपको पूछ ले कि आने का कैरेक्टर आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आपको ये लिखना आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.